मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं बुक के चौथे अध्याय में से ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ पढ़ाऊँगा। मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। इसके हाथ में ही शासन की सारी सत्ता रहती है। इसके महत्व पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं। जैसे रैमजमेयर कहते हैं कि मंत्रिपरिषद राज्य रूपी जहाज का परिचालक चक्र है। मैरियट कहते हैं कि मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन यंत्र घूमता है। लावेल बोलते हैं कि मंत्रिपरिषद राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। एल.एस. एमरी कहते हैं कि मंत्रिपरिषद शासन का केंद्रीय निर्देशक यंत्र है। मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन यंत्र घूमता है। सिद्धांत में मंत्रिपरिषद संसद की एक परामर्शदायी समिति मात्र है जिसका कार्य शासन के संबंध में राजा को सहायता एवं मंत्रणा देना है। किंतु परंपराओं ने उसकी स्थिति में आमूल परिवर्तन कर दिया है। उसने अब वास्तविक कार्यपालिका का रूप धारण कर लिया है। राजतंत्र के लोकतांत्रिकरण होने से राजा की शक्तियाँ धीरे धीरे घटती गई और मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ती गई हैं। अब मंत्रिपरिषद ही शासन के सारे कार्यों को संपादित करती है। मंत्रिमंडल सरकार की नीति निर्धारित करती है, वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है, संसद में विधेयक पेश करती है, वार्षिक आय व्यय तैयार करती है और इसी प्रकार शासन संबंधी अन्य सभी कार्य करती है। मंत्रिपरिषद के कार्यों एवं शक्तियों की व्याख्या निम्न शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जो काम उसका है वो विधि निर्माण का है। तो नंबर 1, विधि निर्माण संबंधी कार्य। यद्यपि सैद्धांतिक रूप में कानून बनाना संसद का काम है, तथापि आजकल यह कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा संसद से छीन लिया गया है। लावेल कहते हैं कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि वर्तमान समय में मंत्रिपरिषद ही संसद की मंत्रणा एवं सम्मति से विधि निर्माण का कार्य करती है। यह सत्य है कि आजकल व्यवहार में विधायिनी मामलों में मंत्रिपरिषद संसद को संचालित और निर्देशित करती है। वह संसद का नेतृत्व करती है। मंत्रिपरिषद ही यह निश्चित करती है कि संसद की बैठक कब बुलाई जाए, कब उसे स्थगित किया जाए और कब उसे भंग किया जाए। मंत्रिपरिषद ही राजा का उद्घाटन भाषण तैयार करती है, जिसमें आगामी सत्र के लिए सरकार की सामान्य नीति और उसके कार्यक्रम की रूपरेखा ही रहती है। यद्यपि संसद का कोई भी सदस्य उसमें विधेयक रख सकता है, परंतु अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक संबंधित मंत्रियों द्वारा ही रखे जाते हैं। केवल उन्हीं विधेयकों के संसद द्वारा स्वीकृत या पारित होने की संभावना रहती है जिन्हें मंत्रिपरिषद का समर्थन प्राप्त होता है। आधुनिक काल में संसद का समस्त विधायिनी कार्यक्रम मंत्रिपरिषद द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आज मंत्रिपरिषद विधायिनी कार्य के मामले में संसद पर पूर्णतया हावी हो गई है। कार्टर, रेने और हर्ज ने मंत्रिमंडल को लघु व्यवस्थापिका की संज्ञा दी है। लास्की ने भी मत व्यक्त किया है कि आज के युग में संसद मंत्रिपरिषद के निर्णयों को पंजीबद्ध करने वाली संस्था मात्र है। F.A. ओग ने भी इससे मिलते जुलते विचार व्यक्त किए हैं। मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति वाले देशों की अधिकतम व्यवस्थाओं के समान
संसद प्राय कभी भी पहल या सृजन नहीं करती, केवल मंत्रिपरिषद की नीति की समीक्षा करती है और सामान्यतः उसे स्वीकृत एवं पंजीबद्ध करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद जो कानून निर्माण कार्य करती थी वो वास्तव में अब मंत्रिमंडल करने लगा है। दूसरी बात, कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद आंतरिक तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों में शासन की नीति निर्धारित करती है। नीति निर्धारण निसंदेह उसका एक महत्वपूर्ण काम है। मंत्रिपरिषद विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों में सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रयास करती है। सन 1918 की शासन यंत्र समिति के प्रतिवेदन में मंत्रिपरिषद के मुख्य निम्न कार्य बतलाए गए हैं। नंबर 1, संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली नीति को अंतिम रूप प्रदान करना। नंबर 2, संसद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। नंबर 3, राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों में निरंतर सामंजस्य बनाए रखना तथा उनकी शक्तियों को परिसीमित करना। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। अपने विभागों का संचालन करना और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना उनका ही दायित्व है। मंत्रिपरिषद शासन के विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करती है और देखती है कि उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो। आधुनिक काल में प्रत्यायोजित विधि निर्माण के फलस्वरूप मंत्रिमंडल का कार्यक्षेत्र और भी बढ़ गया है। आजकल संसद कार्यभार की अधिकता और विधेयकों की जटिल प्रकृति के कारण अनेक विधियों की केवल मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है और कार्यपालिका को अधिकृत कर देती है कि वह उन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक नियम बनाए। इस प्रदत्त अधिकार के कारण मंत्रिपरिषद की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। वित्त संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद को वित्तीय क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य वित्त मंत्री संपूर्ण देश के लिए वार्षिक बजट बनाता है और उसे संसद के समक्ष रखता है। आगामी वर्ष में किस वद में कितना खर्च होगा और उस खर्च के लिए साधन कैसे जुटाए जाएंगे, ये सब वही तय करता है। कौन से नए कर लगाए जाएं, कौन से पुराने करों को समाप्त किया जाए, उनकी वर्तमान दरों को घटाया बढ़ाया जाए इत्यादि वित्त मंत्री का ही दायित्व है। वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिपरिषद को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे कि ऋण लेने की व्यवस्था करना, यह निश्चित करना कि कौन सा खर्च संचित निधि और कौन सा खर्च आकस्मिक निधि से किया जाएगा आदि। चौथी बात है न्याय संबंधी कार्य। मंत्रिपरिषद कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। उसके एक सदस्य लॉर्ड चांसलर की मंत्रणा के अनुसार सम्राट प्रमुख न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार गृह मंत्री के परामर्श के अनुसार वह समाधान करता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। विधायी, कार्यपालिका तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में उसे महान शक्तियां प्राप्त हैं। देश के समूचे प्रशासन पर उसका नियंत्रण रहता है। लावेल ने मंत्रिपरिषद की केंद्रीय स्थिति का सही वर्णन करने के लिए चक्रों के भीतर चक्र की उपमा का प्रयोग किया है। उसके अनुसार सरकार का शासन यंत्र चक्रों के भीतर चक्र वाला है। बाहरी घेरे में कॉमन सभा में बहुमत रखने वाला दल आता है। अगले घेरे में मंत्रिपरिषद आता है जिसमें उस दल के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य होते हैं। कार्यपालिका और तथा व्यवस्थापिका के गहरे संबंध को देखते हुए बैजोट ने कहा है कि मंत्रिपरिषद वह कड़ी अथवा कब्जा है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका विभागों को जोड़ता है। ये तो होगी मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। मंत्रिमंडल के रूप। मुख्य रूप से ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के 4 रूप देखने में आते हैं। एक तो साझा मंत्रिमंडल, युद्ध मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल और छाया मंत्रिमंडल। साझा मंत्रिमंडल कोलिशन।
कभी कभी कॉमन सभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं रहता है, अतः कॉमन सभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए कई दलों को मिलाकर सरकार बनानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त असाधारण परिस्थितियों में विपत्ति का सामना करने के लिए संपूर्ण देश की एकता आवश्यक हो जाती है, अतः सभी दल मिलकर मंत्रिमंडल बनाते हैं तथा संयुक्त रूप से देश रक्षा में भाग लेते हैं। सन 1931 में आर्थिक संकट के समय और 1940-45 में युद्ध का सामना करने के लिए इंग्लैंड में साझा मंत्रिमंडल बने थे। युद्ध मंत्रिमंडल। युद्ध अथवा किसी विपत्ति के समय जल्दी में निर्णय की आवश्यकता होती है, इसलिए शासन की सर्वोच्च नीति के निर्धारण तथा शासन के निर्देशन के निमित्त कुछ मंत्रियों की एक समिति बना दी जाती है। उन्हें प्राय किसी विभाग का अध्यक्ष नहीं रहने दिया जाता, जिसमें वे पूरा समय इन समस्याओं की ओर दे सकें। इसमें प्राय 4-5 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिमंडल अल्पकाल के लिए होता है। सन 1916 में लॉर्ड जॉर्ज और 40 में चर्चिल ने 5 मंत्रियों का युद्ध मंत्रिमंडल बनाया था। आंतरिक मंत्रिमंडल। चूँकि मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री सभी सदस्यों से परामर्श नहीं कर पाता है। किसी भी विषय को मंत्रिमंडल में रखने से पहले वह 4 या 6 प्रमुख विश्वास पात्र मंत्रियों से सलाह कर लेता है। शासन संबंधी सर्वोच्च नीतियों का निर्धारण वस्तुतः आंतरिक मंत्रिमंडल ही करता है। इस प्रकार आंतरिक मंत्रिमंडल अनौपचारिक संगठन है जिसके सदस्यों को प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। चौथा है छाया मंत्रिमंडल। विरोधी दल के नेता द्वारा बनाया गया काल्पनिक मंत्रिमंडल छाया मंत्रिमंडल कहलाता है। विरोधी दल के सदस्य छाया मंत्रिमंडल के माध्यम से विभिन्न विभागों के संबंध में प्रशिक्षित हो जाते हैं। सन 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा छाया मंत्रिमंडल को अप्रत्यक्ष मान्यता मिल गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में 4 तरह के मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। थैंक्स।